अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, आज दो महत्वपूर्ण खबरें हैं। पहला, मैनपुरी और गोरखपुर के बीच संग्राम होने जा रहा है। अखिलेश यादव ने करहल मैनपुरी से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे। ये दो हाई प्रोफाइल सीटों पर चुनाव होगा, करहल और गोरखपुर शहर पे, और पूरे देश दुनिया की निगाहें इन दोनों दिग्गजों पर होगी। तो क्या प्रियंका गांधी और मायावती भी चुनाव लड़ेंगी? अब तक जवाब है नहीं, लेकिन ये दो दिग्गज टकराने वाले हैं। करहल से अखिलेश यादव यानी मैनपुरी और गोरखपुर सदर यानी गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये वक्त है राजनीतिक वायदों का और बड़ी बड़ी घोषणाओं का। क्या इन वायदे और घोषणाओं को राजनीतिक दल सत्ता पाने के बाद अमल में ला पाएंगे या नहीं, हम इस विषय पर भी आज चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में चुनाव के ऐलान के पश्चात बड़े बड़े राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं। मैं आज आपका ध्यान दो बड़ी घटना पर आकर्षित करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि यह डिबेट उस तक सीमित रहे। पहली घटना है अखिलेश यादव का करहल मैनपुरी से चुनाव लड़ने का ऐलान। जैसा गोरखपुर है वैसा मैनपुरी है। जितनी सुरक्षित गोरखपुर की सीट है उतनी ही सुरक्षित करहल की सीट है। अगर गोरखपुर में बीजेपी को नहीं हराया जा सकता तो करहल में भी समाजवादी पार्टी को हराना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन है। एक बार केवल सन 2002 में वो सीट प्रत्याशी के कारण समाजवादी पार्टी ने लूज़ की थी, वरना लगातार समाजवादी पार्टी 1993 से वो सीट जीतती आ रही है। वो उनके घर की सीट है। जितनी ही 1967 से लेकर अब तक 2017 तक गोरखपुर की सीट है। तो ये दोनों सीटों से दो बड़े सेनापति चुनाव मैदान में सामने आ रहे हैं। दोनों ने अपने अपने लिए सुरक्षित सीटें तय कर ली। आज दूसरा मसला है कि अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। ऐलान ये कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को उन्होंने बहाल करने का वायदा कर लिया है। ये वायदा 13 लाख कर्मचारी और तकरीबन 7 लाख पेंशन भोगियों के लिए बहुत बड़ी खबर लेकर आया है और इसको लेकर पिछले कई वर्षों से लगातार आंदोलन चल रहे थे, जहां पुरानी पेंशन की बहाली की मांग चल रही थी। नई पेंशन योजना को 2005 से जब से ये लागू हुई, उसके पश्चात से लेकर इसको लगातार धरना, प्रदर्शन, आंदोलन होते रहे और कर्मचारियों के लिए, जो राज्य सरकार के लिए काम करते हैं, उनके लिए यह बड़ा मामला है। पुरानी पेंशन की बहाली का आंदोलन बहुत लंबे समय से चल रहा है। हर साल, हर महीने, हर 3 महीने में इनके बड़े ऐलान, लखनऊ में धरना प्रदर्शन देखने और सुनने को मिलता था। लेकिन आज अखिलेश यादव का यह ऐलान कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करेंगे। तो क्या ये स्कीम काम करेगी? क्या 300 यूनिट फ्री बिजली की स्कीम काम करेगी? बीजेपी स्मार्टफोन और टैबलेट बांट रही है, तो क्या ये योजना काम करेगी? कांग्रेस ने स्कूटी और स्मार्टफोन बांटने का वायदा किया, क्या ये योजना काम आएगी? आम आदमी पार्टी का ऐलान है कि वो 5,000 रुपया और नौकरी, इसके अलावा 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, क्या ये योजना काम आएगी? मसला इस बात का है कि जब चुनाव आते हैं तो राजनीतिक दलों को इस तरह के बड़े बड़े वायदे याद आते हैं, लेकिन क्या ये वायदे वाकई में सत्ता में आने पर पूरे किए जाते हैं? तो मेरा जवाब है आंशिक तौर पर ना, क्योंकि कुछ वायदे पूरे होते हैं और बहुत से वायदे पीछे छूट जाते हैं। लेकिन जब आप इतना बड़ा आइकॉनिक वायदा कर रहे हों तो उस पर बहुत लोगों की निगाह होती है। जैसे पुरानी पेंशन की बहाली। अगर पुरानी पेंशन की बहाली होती है तो यकीन मानिए कि राज्य के खजाने पे एक बड़ा बोझ आएगा। तो राज्य की आमदनी से क्या उसको पूरा किया जा सकता है? वर्तमान में जो व्यवस्था उससे पूरा हो सकता है? 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी। इससे तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी। क्या ये पैसे का इंतजाम कैसे होगा? ये सब भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन आज राज्य कर्मचारियों के बीच इस बात की खुशी की लहर दौड़ गई कि पुरानी पेंशन की बहाली का ऐलान लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी के लीडर ने किया है। तो क्या ये एक गेम चेंजर वायदा है? क्या इस वायदे से राज्य सरकार के कर्मचारी प्रभावित होंगे और क्या समाजवादी पार्टी इससे बढ़त ले पाएगी? हम आज इन सब विषयों पर बहुत ही खुलकर चर्चा इस डिबेट में करने वाले हैं। कुछ बयान सुनिए आप। समाजवादी सरकार बनते ही पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। इसमें जो भी धनराशि की आवश्यकता होगी उसकी व्यवस्था कर ली जाएगी। मैंने इस संबंध में कर्मचारी और वित्त विशेषज्ञों से वार्ता कर ली है। एक कॉर्पस बना करके इस धनराशि की व्यवस्था करने के लिए हम सक्षम हैं। सरकारें 1947 के बाद से कमोवेश आती ही रही हैं, प्रदेश के अंदर भी, देश के अंदर भी। लेकिन
बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तनकारी सरकारें कैसे हो सकती हैं, ये 2017 के बाद आपने कुछ परिवर्तन देखा होगा। तो आज की डिबेट में मेरे साथ समीर सिंह हैं भारतीय जनता पार्टी से, संजय बेचन जी बहुत ही जाने माने पत्रकार, सर्वेश मिश्रा आम आदमी पार्टी से हैं, आसिफ रिजवी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, असीम वकार AMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, विजय बंधु जी मेरे साथ मौजूद हैं, अटेवा के अध्यक्ष हैं, और हरिकिशोर तिवारी ये बहुत ही जाने माने कर्मचारी नेता हैं और अब समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, यानी आज मैंने 2 कर्मचारी नेताओं को और तमाम राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया इस परिचर्चा में, ताकि हम राजनीतिक वायदों के बारे में भी चर्चा कर सकें और वर्तमान में जो राजनीतिक हालात हैं उससे जो उपजी परिस्थितियां हैं हम उन पर भी चर्चा और विचार कर सकें। मैं समीर सिंह का रुख करता हूं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। समीर जी बहुत स्वागत आपका। ये राजनीतिक दल इस वक्त बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं और उन वायदों के बीच एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, अखिलेश यादव करहल से लड़ने जा रहे हैं, जवाब आपको करारा देने की तैयारी है। देखिए ब्रजेश जी, अखिलेश यादव जी करहल लड़े, आजमगढ़ लड़े या कहीं भी लड़े, लोकतंत्र में सब लोग स्वतंत्र हैं। और अखिलेश यादव जी रोज जो बातें आपने कही है उस पर मैं एक लाइन की प्रतिक्रिया देता हूं कि रोज अखिलेश यादव जी मीडिया के सामने उत्तर प्रदेश की जनता से झूठ बोलते हैं और लफाजी करते हैं। लफाजी इस नाते कर रहे हैं अखिलेश यादव जी को कि उन्होंने 2012 से 2017 उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई है। सरकार चलाई तो सरकार में उत्तर प्रदेश के लिए किया क्या, ये नहीं बताते। वो रोज मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख के आते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता को कभी कहते हैं कि बिजली फ्री देंगे 300 यूनिट, कभी कहते हैं साहब की पेंशन देंगे, कभी कहते हैं ये कर देंगे, कभी कहते हैं वो कर देंगे, और प्रेस से हटने के बाद वो भूल जाते। देखिए 2017 में योगी जी की सरकार बनी, हमने कहा था हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हमने किसानों का कर्ज माफ किया। हमने किसानों के 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज पहली कैबिनेट में योगी जी ने माफ किया। हमने कहा था फसलों की खरीद करेंगे, 10 सालों में 2007 से 17 तक 221 लाख मीट्रिक टन सपा बसपा की सरकारों ने खाद्यान्न खरीदा था। हमने 4.5 साल में 435 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की खरीद की MSP पे। मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं समीर सिंह हमने जी। 75 जिले को बिजली दी, इनके जिले में 4 जिले को बिजली मिली। मेरा प्रश्न ये है आपसे कि पेंशन बहाली का जो आज का मुद्दा है, समाजवादी पार्टी ने उसको टेकअप किया है, बीजेपी उस मुद्दे को लेकर क्या राय रखती है? देखिए ब्रजेश जी, अखिलेश यादव का बयान ही लफाजी पूर्ण है, गलत बयानी है और उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा दे रहे हैं। वो पिछले दिनों सरकार में थे तो उत्तर प्रदेश की जनता को पेंशन क्यों नहीं दिए? वो बिजली दे नहीं पाए, वो किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान कर नहीं पाए, वो उत्तर प्रदेश में लैंड ऑर्डर था नहीं, गुंडों माफियाओं का राज था, नौजवानों के रोजगार बेचे जा रहे थे, उत्तर प्रदेश का किसान रो रहा था, खाद और पानी नहीं मिल रही थी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं हरिकिशोर तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं, व्यक्ति रोज समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं और उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों के बड़े नेता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता खारिज कर चुकी है। यूनियन से इस्तीफा देने के बाद तिवारी जी ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया है। हरिकिशोर तिवारी जी, आप मुझे बताइए, आज जब ये ऐलान हो रहा था तो आप भी बैठे हुए थे अखिलेश यादव जी के साथ, तो ये पुरानी पेंशन बहाली का वायदा कैसे पूरा हो पाएगा? देखिए, हम लोगों ने इस पर कई वर्षों से काम किया है और अब एक कमेटी योगी आदित्यनाथ ने 2018 में हमने हड़ताल की थी, तब उसमें एक कमेटी बनाई गई, 7 IAS अधिकारी थे और मैं भी उसमें था, और हम लोगों ने 2 महीने बराबर मंथन किया और ये देखा कि नहीं, बात है ये अभी 18 की बात है, 2018 की बात है। और उसमें हम लोगों ने इसको तय किया था कि नहीं, ये पेंशन मिल सकती है, लेकिन अधिकारियों ने होने नहीं दिया उसको। हम लोग फिर दिल्ली भेजे गए, अवनीश अवस्थी जी हमारे साथ गए और वहाँ से 14% का, वहाँ से 10 की जगह 14% किया गया, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि उससे पैसा शेयर मार्केट में लगाया जा रहा था। हमारा मतलब ये था कि हमारे धन से काटा हुआ पैसा, हमारे वेतन से काटा हुआ पैसा वो शेयर मार्केट में क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि हमारा क्लास 3 क्लास 4 का एम्प्लॉय होता है, वो 90% है इस देश में, और उनको शेयर मार्केट नहीं जानते वो लोग क्या होता है।
वो उनके पैसे को शेयर मार्केट में भी जैसे LIC लगा रही, तो LIC कई ऐसे फंड में लगा रही थी जिनका निवेश कर रही थी जहां पे उनको बराबर घाटा हो रहा था, फिर भी वो अपनी दोस्ती निभा रहे थे और उनमें डाल रहे थे। ये सारे आंकड़े हमने सरकार के सामने रखे, अधिकारियों के सामने रखे, उस कमेटी के सामने रखे, इसमें मुकुल सिंघल से लेके दीपक त्रिवेदी से लेके सारे बड़े अधिकारी, अपनी अवस्थी से लेके सभी बड़े अधिकारी रहे हैं। अभी क्या आप लोगों ने इसको वर्कआउट किया? हाँ, वर्कआउट किया, 4 महीने वर्कआउट किया है। पेंशन बहाल जी, बिल्कुल 4 महीने वर्कआउट किया है। हमसे ज्यादा वर्कआउट कोई कर नहीं सकता इस देश में। हमने वहां वर्कआउट किया है। वर्कआउट करने के बाद हमने देखा है कि जो पैसा हमारा, यही मैं सरकार से बार बार कह रहा हूं, यही अधिकारियों से हमारा हमेशा लड़ाई रही है इस बात की, झगड़ा रहा है भाई हमारी बात सुनी जाए। अधिकारी बात सुनने को तैयार नहीं। हमारा पैसा है, हम चाहते हैं, जैसे किसानों का आंदोलन हुआ, इन्होंने कहा भाई किसान से नहीं पूछेंगे, हम तो लागू कर देंगे आपके ऊपर। भाई हमारा पैसा काट रहे हैं आप ना, हमारा पैसा काट रहे हैं तो हमारे हिसाब से हमको संतुष्ट करके लगाएंगे जहां भी लगाना होगा। इसमें कहां दिक्कत आ रही है भाई? हम आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम उसी फंडिंग से अपना काम चला लेंगे। हम लोगों ने बैठे तमाम सारे अधिकारी, 4 महीने लगातार हम लोगों ने बात की अखिलेश जी के साथ में, तमाम फाइनेंस के भी अधिकारी बैठे हैं। उसके बाद जब हम लोगों ने अखिलेश जी ने इस पर कोई होमवर्क किया, आप लोगों ने कोई होमवर्क किया या ऐसे ही ऐलान हो गया? 100% होमवर्क किया हमने, हमारे साथ बैठे हैं ना हम, आप जानते हैं हम लोग होमवर्क करके बैठते हैं। हम लोग 4 महीने जानता हूं, मैं आपको 15-17 साल से जानता हूं। 4 महीने में हमने होमवर्क किया है। बड़े अधिकारी प्रदेश के बैठे हैं, उसमें IAS अधिकारी बैठे हैं, रेवेन्यू के अधिकारी बैठे हैं। उसके बाद हम लोगों ने तय किया, वर्कआउट किया है, फाइनेंशियल सारा देखा है। उसके बाद एक मिनट, विपक्षी दल के नेता के ऑफिस में IAS अधिकारी कैसे पहुंच गए? नहीं, रिटायर्ड वाले। अच्छा, रिटायर्ड वाले, वो लोग, वो रिटायर्ड वाले लोगों को बैठाया गया। मैं वही सुनना समझना चाह रहा था। लेकिन वो अधिकारी, उनको जानकारी है ना, भले रिटायर्ड हैं वो और सीनियर भी हैं, तो उनको बैठा। आपको लगता है ये वायदा पूरा किया जा सकता है? जी, आपको लगता है ये वायदा पूरा किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, 100% किया सकता है हमारे हिसाब से, क्योंकि सरकार को भी पता है, इनके अधिकारियों को भी पता है। खाली हिलावाले की इन्होंने 2 महीने बैठ के इनके साथ IAS ने हमारे साथ बैठ के झगड़ा किया, बात की, और हमने लिखित में तय किया है। हमारे पास लिखित में सावध है, आदेश है इनके, लिखित में हमारे साथ समझौता हुआ, मैं स्वयं बैठा हुआ हूं, उसमें दस्तखत सारे, लेकिन उसको उन्होंने लागू नहीं किया। तो ये गलत बात है कि हमारी बात, सही बात नहीं सुनी जा रही। हमारा पैसा जो है, हमारा वेतन से काटा हुआ पैसा सही रूप में लगना चाहिए, यही मेरी पीड़ा है। अब आप मुझे बताओ कि अगर ये योजना लागू होती है तो कितने कर्मचारियों को फायदा होगा? नहीं, शिक्षक कर्मचारियों को अगर बात करें तो 10 लाख कर्मचारी शिक्षकों को लगभग पूरा लाभ होगा इसमें। ओके, विजय बंधु मेरे साथ मौजूद हैं, अध्यक्ष हैं अटेवा को। ये भी पेंशन के लिए बहुत लंबे समय से लड़ाई कर रहे हैं। कितने समय से आप ये आंदोलन चला रहे थे? पहले तो ये दर्शकों को बताइए। दूसरा, आज अपोजिशन की इस ऐलान के बाद आपको लगता है कि इस मांग को आपकी और ताकत मिली? देखिए, 1 जनवरी 2004 से ये पुरानी पेंशन व्यवस्था कर्मचारियों को जो पहले से दी जा रही थी, उसको व्यवस्था बंद कर दी गई। हाँ, तत्कालीन तमाम सारे शिक्षक कर्मचारी नेता थे जो उनको पुरानी पेंशन के दायरे में थे, तो उस बात को बहुत गंभीरता से नहीं समझे, उसको उठा नहीं पाए। 2013 से जब अटेवा इस एकमात्र सूत्री मांग को लेकर के पुरानी पेंशन का आंदोलन शुरू किया, और प्रदेश से लेकर देश तक, आज NMOPS के राष्ट्रीय बैनर पर फेडरेशन के तहत मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। पूरे देश के अंदर का मतलब क्या? नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, लगातार आंदोलन चल रहा है, और हम सब लोगों ने हर राजनीतिक दलों के पास गए। कोई राजनीतिक दल ये नहीं कह सकता कि मैं अपनी बात उनके नहीं कहा, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, तमाम सारी पार्टियों के लोग हों, मैंने सबसे निवेदन किया, सत्ता हो विपक्ष हो, क्योंकि हमें कर्मचारी हैं और हमारे बुढ़ापे का सहारा है, और वो छीन लिया गया। तो हम लोगों ने सारे लोगों से निवेदन किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजनेताओं का इस विषय पर इतना दृष्टिकोण नकारात्मक रहता था कि मैं क्या बताऊं। अभी आपको लगता है कि ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये मुद्दा बन पाया या नहीं बन पाया? ये मुद्दा बन नहीं पाया, ये टर्निंग पॉइंट होने जा रहा है। ये शिक्षकों कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की जो घोषणा आज समाजवादी पार्टी के आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया है, ये पूरे चुनाव के मोड़ बदलेगा। ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने जा रहा है। आप भी वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, मैंने तस्वीर देखी, क्या सही बात है? जी बिल्कुल बिल्कुल बैठे थे। आप वहां क्या कर रहे थे? क्योंकि हमारा विषय है, हम अपनी फरियाद सबसे कर रहे हैं, चाहे जो दल हो, सबके साथ मैं कह रहा हूं। तो आपने होमवर्क किया है इस पे? बिल्कुल, पिछले 7 साल का आंदोलन, अटेवा ने पुरानी पेंशन का आंदोलन शुरुआत किया, पूरा होमवर्क है, पूरा सारी चीजें हैं, एक नहीं 2 फाइलें बनी हैं। और आपको मैं बता दूं कि 7 साल में हम तो PhD कर लिए हैं इस पर। मुझे एक बात बताओ, क्या इस पे राज्य के खजाने पे कोई भार ज्यादा आएगा? मैं तो ये बताना चाहता हूं, थोड़ा सा इधर होकर के, राज्य का पैसा, हमारा 10% पैसा, सरकार का 14% पैसा, 24% पैसा कंपनियां ले जा रही, इसमें राज्य का क्या फायदा है? ये राज्यों को तो बिल्कुल नहीं कोई फायदा है, 1 पैसे का फायदा नहीं। बल्कि अगर सरकार कर्मचारियों का GPF कटे तो वो पैसा राज्य सरकार को मिल सकता है। 24% पैसा जो सरकारों का जा रहा है, हमारा और सरकार का जा रहा है, उस पर कभी कोई मंथन ही नहीं किया, चिंतन। 24% पैसा, उस पर 6% ब्याज मिलता, 30% पैसा आप पता नहीं किसको देते जा रहे हैं। मेरा पैसा आप दूसरे दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है?
बड़ा मुद्दा बन गया है, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होने जा रहा है और शिक्षकों कर्मचारियों के अंदर बहुत ज्यादा Okay. उत्साह है इस बात को लेकर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। आसिफ रिजवी, आप मुझे बताइए कि ये राजनीतिक दल चुनाव के वक्त बड़े बड़े वायदे करते हैं, जैसे आपकी पार्टी ने वायदा किया स्कूटी बटेगी, स्मार्टफोन बटेगा, टैबलेट बटेगी, पैसे कहाँ से लाइएगा? पैसे कहाँ से लाए कि साहब, जब हमने नरेगा का वादा किया था तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे हुए लोग ये कह रहे थे साहब कहाँ से लाइएगा। कहीं हमारी सरकार आई और हमने नरेगा लागू किया। हमने जो वादा किया है हमारा वादा निभाएंगे। आप देख लिए कांग्रेस ने जो टिकट जारी करे उसमें 40% के जो हमने वादा किया था महिलाओं से, उस वादे को हमने पूरा किया है। आपने वायदे को पूरा किया, लेकिन आज मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, आपकी पोस्टर गर्ल जिसमें लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो समीर सिंह के बगल में बैठी नजर आ रही थी। देखिए उत्तर प्रदेश में हमने, देखिए प्रियंका जी ने पहले ही अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि महिलाओं के अंदर लड़ने की क्षमता पैदा करेंगे। हमने 40% टिकट दिए, हम उनको टिकट नहीं दे पाए, लेकिन कहीं ना कहीं हमने उनके अंदर राजनीतिक ताकत तो दी है। तो भाई आज कम अगर से भारतीय कम जनता उनको पार्टी बचा में के तो है, रखते भाई, एक बीजेपी political ले गई सोच से उनको है अपने यहाँ। हमने तो जिसको कहा था पोस्टर में इच्छा डाला मर कम से चुकी कम है। तो उसको तो सेफ रखो। सुन तो लीजिए, हमने जो कहा था कि साहब जो महिलाओं की लड़ने की हिम्मत मरे जा रही है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने, अब बताइए, साड़ी फाड़ दी थी वहाँ लखीमपुर खीरी में, और महिला उसके खिलाफ खड़ी नहीं हो पा रही थी। उस समय जो थे अखिलेश यादव जी भी डर के हमारा कुछ नहीं बोले। प्रियंका गांधी जी वहाँ गई, उनको हिम्मत दी, कहा आज भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने तुम्हारी साड़ी फाड़ी है, हम तुम्हें इस ताकत पे लाके खड़ा करेंगे, कल तुम्हारी साड़ी की तरफ देखने वाले का तुम मुंह नोच लोगी। अच्छा, ये तो आज खड़ी हुई हो, बढ़िया। पुरानी पेंशन बहाली को लेके आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया है? बहाली इस मुद्दे क्या के ऊपर हक में है या खिलाफ में है? नहीं, हम बिल्कुल पक्ष में हैं इसके, और हमारे यहाँ भी इस बात के ऊपर मंथन चल रहा था। उस टाइम जो हमारा मैनिफेस्टो आ रहा है उस पर इसका जिक्र होगा। ओके, असीम वकार जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं AMIM के और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। वकार साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि राजनीतिक दल इन दिनों बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं, उनमें कई बड़े वायदे हैं, जैसे 300 यूनिट बिजली फ्री दी, बीजेपी कह रही है कि हम लैपटॉप देंगे, सबको स्मार्टफोन देंगे, टैबलेट बांटेंगे, ढेर सारी नौकरियां देंगे, प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। समाजवादी पार्टी के दो बड़े ऐलान अब तक मैं सुन चुका हूँ, एक 300 यूनिट बिजली फ्री और दूसरा ये जो पोल प्रॉमिस हुआ है पुरानी पेंशन बहाली का। AMIM इस बारे में क्या ओपिनियन रखती है? नहीं, मसला ये है सर, ये कौन अपनी जेब से देगा, ये पैसा आएगा कहाँ से? 135 करोड़ की आबादी और एक एक व्यक्ति, जैसे घर में 5 व्यक्ति हैं, 5 लोग जो सुबह टूथपेस्ट करते हैं वो पांचों टैक्स दे रहे हैं। वो पांचों लोग जो बिजली के पंखे के नीचे बैठते हैं वो टैक्स दे रहे हैं। हमारे देश में कफन पे टैक्स, कोलगेट पे टैक्स, चाय की पत्ती पे टैक्स, बिरयानी पे टैक्स, छोले पे टैक्स, पूरी पे टैक्स, सड़क पे टैक्स, कार खरीदिए उस पे टैक्स, चलिए उस पे टैक्स, पेट्रोल पे टैक्स, टायर पे टैक्स, ट्यूब पे टैक्स, मैं तो गिनाना भूल जाऊंगा, इतने टैक्स हैं सर। तो बिरयानी टैक्स आप ये मतलब कहना क्या चाहते सुनिए हैं? सर, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि सबसे पहली बात तो कि क्या हुआ तेरा वादा। ओके, जब 58 रुपए का पेट्रोल था तो इन्होंने कहा 35 में बेचेंगे, और जब 390 रुपए की गैस थी LPG की तो इन्होंने कहा 350 की बेचेंगे, यानी 390 की थी, 40 रुपए कम करने का वादा करके इन्होंने वोट लिया। बीजेपी वालों ने जो बैठे हैं ना पीछे, समीर सिंह साहब, इनसे आपके पूछिए एक दोस्त बार। हैं, मैं क्या कह सकता हूँ इस पे? और आज 1000 की बेच रहे हैं सर, 40 कम नहीं किए और उल्टे 610 रुपए बढ़ा दिए इन्होंने। सर इसका जवाब दे कौन है? पहली बात तो वादा जो करते हैं वो निभाते नहीं है। दूसरी बात, ये कोई भी अपनी जेब से नहीं दे रहा है, ये जनता का पैसा है। ये 100 रुपए लेते हैं और 20 वापस करते हैं और 80 खा जाते हैं। अच्छा, अगर जनता को 300 यूनिट सर, बिजली सुनिए फ्री सर, मिले तो कोई अरे एतराज है? सर सुनिए सर, मैं आपसे कह रहा हूं कि सेंट्रल और स्टेट कर्मचारी मिला लिए तो पूरे देश में, मैं कह रहा हूं मैक्सिमम जोड़ लीजिए तो 10% होंगे, दोनों के 5-5 मिला लीजिए। अब 90% की जो आवाम है वो करती क्या है? उस 90% की जो आवाम है वो बिजनेस करती है, उससे पैसा लिया जाता है, 90% से पैसा लेकर 10% को दिया जा रहा है। ये 90% जो कारोबारी है, यानी आप इस बात के खिलाफ हैं कि इन लोग को पेंशन पुरानी बहाल ना की जाए? मैं कह रहा हूं 90 को भी दीजिए। ओके, आप अगर मेरे साथ हो तो आइए। जो गरीब रिक्शे वाला है, जो गरीब दुकानदार है, चाय वाला है, जो प्राइवेट स्कूल वाले टीचर हैं, अगर ये एटवा वाले हैं, ये सरकार वाले हैं, इनकी अगर पेंशन बंद हो गई है तो जो गरीब बच्चियां पढ़ा रही हैं छोटे छोटे स्कूलों में, उनको पेंशन कौन देगा सर? ओके, मैं सर्वेश मिश्रा नहीं, को इनसे आमंत्रित कहिए, करता इनसे हूं। कहिए उनकी भी आवाज उठाएं। धन्यवाद। मैं ये चाहता हूं कि जो प्राइवेट बच्चियां पढ़ा रही हैं, बच्चे पढ़ा रहे हैं छोटे छोटे स्कूलों में, इनको मिलना चाहिए सर।
ओके, मैं सर्वेश मिश्रा को आमंत्रित करता हूं, आम आदमी अरे पार्टी सर के आप इनसे प्रवक्ता हैं। पूछिए तो, मेरी बात गलत है क्या? मैं ले लूंगा जवाब, सब्र कहाँ रखिए। ले रहे हैं सर आप? आपने तो मुझे किनारे ही कर दिया। अच्छा, आप बोल लीजिए। मैं आपको कहा, आप तो मेरे दोस्त हैं, समीर सिंह के खास दोस्त हैं, तो मेरे भी दोस्त हुए, बताएं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर मेडिकल कॉलेज के कंपाउंडर, वार्ड बॉय, नर्सेस को अगर पेंशन मिलना चाहिए तो जो प्राइवेट सबको पेंशन मिले। नर्सिंग होम है इनको क्यों नहीं मिलना चाहिए? आप आइए उत्तर प्रदेश सरकार बनाइए, सबको टिकट पेंशन फाइनल मिले। कर रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं मिलना चाहिए? हो, कौन मना कर रहा है? आप मुझसे क्यों लड़ रहे हो? जी मुझे थोड़ी ना देना है किसी को। जी जी। ओके, मैं सर्वेश मिश्रा को आमंत्रित करता हूं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर्वेश जी, इस वक्त राजनीतिक दल बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं, आप लोगों ने भी बड़े वायदे किए हैं, बिना काम किए, बिना होमवर्क किए, बिना स्थिति का आकलन किए बड़े बड़े वायदे कर देना, क्या ये प्रासंगिक रहता है? देखिए, आम आदमी पार्टी तो हमेशा से सभी चीज़ों का बहुत ही स्पष्ट आकलन करने के बाद ही वादा करती है, और मैं उत्तर प्रदेश के पूरे देश की जनता को सिर्फ फ़र्क साफ करना चाहता हूं, और ये बताना चाहता हूं कि फ़र्क साफ है कि एक तरफ वो पार्टियां हैं जिनकी कई बार सरकारें रही, उन्होंने वादे किए और कुछ नहीं किए, और एक तरफ वो आम आदमी पार्टी है जिसने दिल्ली में जो जो वादा किया उस वादे से बढ़कर काम किया। अगर हमने कहा हम बिजली हाफ करेंगे तो हमने बिजली माफ किया। अगर हमने कहा कि हम अच्छे स्कूल बनवाएंगे तो हमने ऐसे स्कूल बनवाए कि अमेरिका के राष्ट्रपति की जब पत्नी दिल्ली आती है तो कहती है इनको सरकारी स्कूल देखने जाने। हमने कहा कि हम सबको अच्छी दवाइयां देंगे, हमने मुफ्त दवाइयां पूरे दिल्ली में दिया। हमने ये कहा कि कोई भी बच्चा बगैर शिक्षा के नहीं, किसी को पैसा किसी के शिक्षा के रास्ते में नहीं आएगा। हमने 10 लाख का स्टूडेंट लोन दिया, और आपको बताएं दिल्ली की सरकार एक पहली सरकार है जो सभी लोगों से कहती है कि आप पढ़ाई करिए, पैसे की आपको चिंता नहीं है, आपकी गारंटी दिल्ली सरकार लेगी। देखिए दूसरी सरकारें क्या करती हैं, मैनिफेस्टो जारी करती है, घोषणा पत्र जारी करती हैं। आम आदमी पार्टी पूरे देश की ऐसी सरकार है जो गारंटी पत्र जारी करती है। और मैं एक बात आपको बता दे रहा हूं, तो एक काम करें ना, अगर आप अभी इतनी बिजली की हकदारी बात आई, की बात कर रहे हैं तो दिल्ली में आप पुरानी पेंशन स्कीम लागू करें, क्यों भाई विजय जी, हरकिशोर जी? देखिए आपको दिल्ली का ढांचा पता है, आपको पता है कि सर्विसेज हमारे अंडर में नहीं आता है, आपको पता है सर्विसेज हमारे अंडर में नहीं आता है। हम तो एक चपरासी की भर्ती करने के योग्य भी नहीं है दिल्ली में, जिसका मामला चल रहा है। आपको ये पूरी तरीके से स्पष्ट है कि पेंशन का मामला, फाइनेंस का मामला हमारे पास नहीं है। इसीलिए हम लोग आम आदमी पार्टी इस बार दूसरी प्रदेशों में जा रही है, और जब पूर्ण राज्य में हम आएंगे तो इस और आज उत्तर प्रदेश में रही, पंजाब में, उत्तराखंड में आपको अपनी बात क्लियर करना पड़ेगा जी। आपने दिल्ली में वादा किया था, आपके मुख्यमंत्री जी हमारी रैली की दिल्ली में रामलीला मैदान में आए थे, और आप उत्तर प्रदेश में आज लड़ रहे हैं, आप पंजाब में लड़ रहे हैं, उत्तराखंड में लड़ रहे हैं, गोवा में लड़ रहे हैं। आपको पुरानी पेंशन पर अपनी मत क्लियर बहुत करना शुक्रिया पड़ेगा। आपका। मैं संजय बेचन जी को आमंत्रित करता हूं, दिल्ली से मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत ही जाने माने देश के पत्रकार हैं और उत्तर प्रदेश के मामलों में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। संजय जी, बहुत स्वागत आपका। इन दिनों उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे कि एक से बढ़कर एक बड़े ऐलान हो रहे हैं। तो 2 बड़े ऐलान हुए, 300 यूनिट बिजली फ्री, और उसके बाद अब अखिलेश यादव का एक नया ऐलान आया है कि पुरानी पेंशन की व्यवस्था की बहाली होगी। आपका क्या आकलन है कि इस तरह के वायदे और इस वक्त सियासी दौर में होना ये कितना प्रासंगिक है? देखिए वायदे तो चुनावी जो रथ है उसके पहिए होते हैं, बिना वायदों के चुनाव होता ही नहीं है। लेकिन इस देश का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें एक बहुत बड़ी खामी है कि वादे जो हैं वो वादे बन के रह जाते हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इन वादों के पीछे कोई एक अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म नहीं है इस देश में जी। आप वायदे चाहे कुछ भी कर लीजिए, कल को कोई आपसे ये पूछने का किसी को हक नहीं है कि आपने ये वायदा किया था, आपने किया या नहीं किया। उस समय आप कोई भी बहाना करके निकल जाइए, क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करने का मैकेनिज्म नहीं है इस प्रोसेस में। तो चुनाव के समय क्या है कि ऐसे ऐसे वादे कर लिए जाते हैं, हमने पहले भी चर्चा की है कि वादे हैं, वादों का क्या, वादे तो कर लेते हैं। आप देखिए, अभी मैं 2 नेताओं को सुन रहा था, कर्मचारी नेताओं को, और उनकी बात से जो मुझे समझ में आया कि ये आंदोलन पिछले कई वर्षों से चल रहा है और 2005 से ये लोग आंदोलनरत हैं जी। और उसके बाद उस दौरान बसपा की भी सरकार आई, सपा की भी सरकार आई, तमाम सरकारें आई, कुछ हुआ नहीं। लेकिन अचानक आज चुनाव के वक्त अखिलेश जी को इल्हाम हुआ, अच्छी बात है, लेकिन वो इसके लिए पैसा कैसे लाएंगे उसको लेकर के उनका जवाब गोलमोल था। उन्होंने कहा कि एक कॉर्पस बनाएंगे। कॉर्पस कैसे बनाएंगे, कहां से बनाएंगे, कहां से पैसा लाएंगे? कर्मचारियों का पैसा कटता है, उनको ये लोग अलग अलग पेंशन फंड बाकी चीजों में लगाते हैं, जिससे कि इनको ब्याज का पैसा आता है, उसको मिला के वापस पैसा देते हैं।
कॉर्पस कैसे बनाएंगे, ये अखिलेश जी का जवाब बहुत गोल था। उन्होंने किस वित्त विशेषज्ञ से संपर्क किया, उसका नाम उन्होंने अभी नहीं हरिशंकर बताया। तिवारी मुझे बता रहे थे, हरकिशोर तिवारी बता रहे थे कि कुछ पुराने रिटायर्ड अफसरों के साथ मिलकर इन लोगों ने नाम कोई बताइए कमेटी ना, बताई हुई है। ट्रांसपेरेंसी, वायदा करिए ट्रांसपेरेंसी के साथ ओके। कि हमारा जी ये पैनल है, इन 4 लोगों से हमने बात की है और इन्होंने एक पूरा मैकेनिज्म बनाया है और हम ये लागू करेंगे। पर तो नाम बताने का आपके जोखिम वायदे मोल के नहीं लेना पीछे- चाहते ना वो। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर गायब है। अब समीर सिंह और अगर इस विक्रमादित्य हमाम मार्ग पे में- घूमेंगे तो ये नाम कैसे बता सकते हैं? इस हमाम में सब नंगे हैं ब्रजेश जी। जी। वो बीजेपी से लेकर के शुरू हुई है और आप चाहे जिस पार्टी तक जाइए, वो इस हमाम में सब नंगे हैं। आप कुछ भी गिनवा सकते हैं, क्या किसकी सरकार क्या कर रही है, पूरा देश देख रहा है। हरकिशोर तिवारी आपको कुछ जवाब देना चाहते हैं कि क्या मैकेनिज्म डेवलप किया गया है ताकि इस योजना को लागू किया जा सके? कुछ बड़े ही रेलिवेंट पॉइंट संजय जी ने उठाए हैं। हरकिशोर जी। नहीं, इसमें मैंने पहले भी बताया कि जो इसमें कुछ रिटायर्ड आईएएस और फाइनेंस के लोगों को बुलाया गया था, मेरे सामने की बात है। मैं तो सारी बैठकों में यहाँ सरकारों में रहा हूँ और हम उनसे संतुष्ट हैं जो हमने उनको बताया, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं इसके बारे में। सारे आंकड़े मेरे पास है, अगर देखना चाहेंगे तो मैं सब दिखा दूंगा उसके आंकड़े। सारे ब्याज समेत सारे हमने पेंशन डायरेक्टरेट से लिए हैं, सारे के सारे निकालने के बाद हम लोग बैठे हैं, 4-5 बैठकों के बाद हम लोगों ने तय किया है। और जब हम उनसे संतुष्ट हैं, वही बात हो गई किसान आंदोलन जैसी कि भाई हमने देखा है कि हम संतुष्ट हैं इससे। अगर उनकी व्यवस्था से हमने देखा कि हमारा पैसा निकल सकता है, कार्पस बन सकता है, तब उन्होंने ऐलान किया तो हमें ठीक लगा कि हाँ ये कर सकते हैं। पर इस पे कितना स्टेट के ऊपर भार आएगा, कुछ आकलन है आप लोगों का? नहीं, स्टेट पर कोई भार नहीं आएगा। वो हमारा 14% जो हुआ है। तिवारी जी आप नाम बताइए ना, कौन आईएएस हैं? तिवारी जी कृपया नाम बताएं, कौन आईएएस हैं, उनकी क्या विशेषज्ञता है? आवश्यकता है नाम बताने की भाई, जब हम लोगों का काम है, हमारी दुर्दशा हुई है और हम लड़े नहीं, सरकारों तो से, फिर हमारा आपने और- संतुष्ट है, तो आपको नाम बताने की आवश्यकता है? आप उन पे छापे पड़वाएंगे क्या? आप उन पे छापे पड़वाएंगे क्या? हम क्यों बताएंगे आप उनके एक नाम भाई? राजनीतिक जो मंच सरकार पे जो जाके हमारा बैठ सहयोग गए, कर रहे हैं, आपकी हमारा बात पर कौन भरोसा हम अगर करेगा? संतुष्ट है तो हमारा काम चल रहा है, हम आज तक संतुष्ट हैं, उसमें क्या दिक्कत आ रही है भाई? नहीं, आपके संतुष्ट होने का प्रश्न नहीं है, प्रश्न देश की जनता को जानने का हक है। यही मैं कह रहा हूं, देश की जनता नहीं जान रही है, हमारा कर्मचारी समाज जिसके लिए कहा गया है वो जान रहा है कि हम संतुष्ट हैं, हम उनकी लीडरशिप कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, आपके बयान में पारदर्शिता नहीं है। माफ कीजिए, आपके बयान में पारदर्शिता आप बताएं नहीं है, हरकिशोर जी, आप राजनीतिक इसको बयान दे रहे साबित करें कि आप कर्मचारियों के लीडर हैं और आपकी बात आप जायज बात करें। ये तो हमारी जनता जानती है ना, जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, अगर संतुष्ट हैं तो संतुष्ट रहेंगे वो। अभी तक ब्रजेश जी, एक कोट करवा लीजिए अपने चैनल पे। लाखों लोगों की क्या कोट करवाने आप बताएं संजय जी, मैं करवाता हूं। ब्रजेश जी, आप अपने चैनल पे एक पोल करवा लीजिए पूर्व कर्मचारियों का। हाँ, क्या कराना है? क्या पोल कराएं आप बताएं, क्या सवाल पूछा जाए? एक पोल कराएं कि इनके वायदों पर कितना भरोसा करें। हाँ, करा लीजिएगा। ये राजनीतिक मंच देख से रही है, जो भी पूर्व कर्मचारी हैं वो संजय जी की बात सुने और इस पर अपनी राय आप लोग दें कि हरकिशोर तिवारी जी एक राजनीतिक मंच पे जाके बैठ गए, जो वायदा कर रहे हैं वो वायदा कितना पूरा हो पाएगा? में आज बैठ गया, उनकी निष्पक्षता अंडर क्वेश्चन मार्क है। मैं इसी बात पे लड़ रहा हूँ 10 साल से। क्या कह रहे हैं? मैं राजनीतिक मंच मैं कह रहा हूं कि तिवारी जी एक राजनीतिक मंच पे जाके बैठते हैं, उनकी निष्पक्षता पर मुझे संदेह है, पारदर्शिता है नहीं, अकाउंटेबिलिटी है नहीं। वायदा करें, बताएं, करेगा उसके साथ हम रहेंगे ना, उसमें क्या दिक्कत है भाई? ऑलराइट, थैंक यू। गोल गोल बातें कर रहे तिवारी जी, दोनों का जवाब नहीं दे रहे मेरी बात का। हमारे देश का है और ये एक राष्ट्रीय पार्टी ने लिया है, देश में ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जिसमें इसकी घोषणा की हो। का रास्ता बताइए। एक कम से कम बात बहस हुई, इस पे बहस होने का मुद्दा बना कम से कम ये। बहुत शुक्रिया, आप दोनों लोग कृपया रुक जाएं, मैं बीरेन जी को भी जोड़ता हूं। बीरेन जी और क्लैरिटी दे पाएंगे क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे। बीरेन जी, ये जो वायदे किए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इसको धरातल पे उतारा जा सकता है राजनीतिक तौर पर? देखिए, चुनावी घोषणा पत्र पहले आते थे और उसमें बहुत सारे वादे होते थे, लेकिन अधिकांश वादे रह जाते थे और पूरे नहीं हो पाते थे। सियासत में चुनाव के पहले जो वादा होता है और सत्ता पाने के बाद जो बात होती है उसमें बहुत अंतर होता है। लेकिन हम जिस प्रदेश में हैं उस प्रदेश में 80% जनता जो है वो गरीब है, खेती पर आधारित है। खेती बाड़ी करने वाले लोग वो सीधे और सरल होते हैं, उनको वादों पर एतबार करना पड़ता है। अगर आप इस तरह से आप देखिए कि जिस तरह से वादे हो रहे हैं चुनाव में, जनता भ्रमित है कि किसका फ्री वाला ले और खाए, क्योंकि वादे बहुत हो रहे हैं। आपने देखा होगा
कि उत्तर प्रदेश में जो आज नौकरी की बात चल रही है कि हम पुरानी पेंशन देंगे, प्रमोशन में आरक्षण का भी एक मुद्दा आया था, एक ज़माना था जिसको लेकर बड़ा बवाल हुआ और बड़े हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाइयाँ लड़ी गईं। सरकारी कर्मचारियों का जो मामला है, सरकारी नौकरी इस प्रदेश में इसलिए अहमियत रखती है क्योंकि खेती किसानी में कोई फ़ायदा नहीं बचा। लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चे सरकारी नौकरी में आ जाएं। सरकारी नौकरी में आने वाला आदमी 10 लोगों के परिवार को आसानी से पाल सकता है और उनका जीवन यापन कर सकता है, लेकिन जब वो रिटायर होता है तो वो खाली हाथ हो, बुढ़ापे में उसकी दुर्दशा हो जाए, इसलिए पेंशन की एक आर्थिक सुरक्षा उसको दी गई थी। जिन संस्थाओं में पेंशन नहीं है वहाँ रिटायर होने के बाद बुजुर्गों की हालत बड़ी दयनीय हो जाती है। कई बार बच्चे उनका तिरस्कार कर देते हैं और कई बार उनके पास खुद के खाने पीने का संकट खड़ा हो जाता है। ये बातें बड़ी अहमियत इसलिए है क्योंकि हम लोग चुनाव के मुहाने पर हैं। यहाँ पर बेरोजगारी मुद्दा है, यहाँ पर मुफ्त बिजली एक मुद्दा है, यहाँ पर किसानों की जो कर्जा माफ़ी थी वो एक मुद्दा है, यहाँ पर लाखों नौकरियाँ एक मुद्दा है और उसी में एक पुरानी पेंशन की बहाली का भी मुद्दा है। पहले सरकारें कैसे देती थी? पहले तो कर्मचारी कम थे, कर्मचारियों की संख्या, पहले कर्मचारी ज़्यादा थे, अब कर्मचारियों की संख्या घट रही है। फिर भी पेंशन देने में क्या समस्या है, ये सरकारें इसका जवाब नहीं देती हैं। आप देखिए कि जिस प्रदेश में गेहूं बेचने जाओ वहाँ दलाल, धान खरीदा न जाए वहाँ दलाल, और गन्ना के लिए तो वैसे मारा मारी रहती है भुगतान के लिए। तो वह उस प्रदेश में अगर कोई कर्मचारी के पास आर्थिक सुरक्षा नहीं रह जाएगी तो उसका जीवन कैसे कटेगा? आपने देखा होगा कि सरकारों ने जितने वादे किए, जितने उन्होंने घोषणा पत्रों में पहले भी तो आया कि हम नौकरी देंगे, हम कर्जा माफ़ करेंगे, हम फ्री बिजली देंगे, हम स्कूटी देंगे, कोई कह रहा है लैपटॉप देंगे, मोबाइल देंगे, कितना फ्री दे देंगे और बोझ ये आएगा कहाँ से? और उसके बाद हर साल विधायक निधि भी बढ़ानी है, हैंडपंप भी देना है, सरकार के पास इतना फंड आएगा कहाँ से? और चुनौतियाँ जो हैं वो बनी हैं क्या कि गर्मी में बिजली कटौती पे बवाल, खाद के लिए लाठी खाओ, लाइन लगाओ, जानवर सांड बैल ये खेत चर जाएं, रात भर रखाओ, और बिजली का संकट हमेशा रहा, बेरोजगारी पर, कानून व्यवस्था पर, महिलाओं के ऊपर जो हमले होते हैं उस पर, ये सब मुद्दे हमेशा बने रहे और वादों की झड़ी लगी है। अब वादा, किसके वादे पे भरोसा करेंगे लोग? लेकिन ये ज़रूर है कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए, इसका समर्थन होना चाहिए क्योंकि इससे परिवार में बहुत बड़ी आर्थिक सुरक्षा मिलती है। एक बुजुर्ग रिटायर होने के साथ साथ कई बार जब उसके परिवार में बच्चों के पास रोजगार नहीं होता, व्यापार नहीं होता, तो भी वो पेंशन उस परिवार का आर्थिक सहारा बनती है। ये बड़ी जेन्युइन सी बात रही है। ये एक गेम चेंजर योजना साबित होगी या नहीं? देखिए, योजनाओं पर जनता कितना भरोसा करती है ये महत्वपूर्ण बात होगी। निश्चित ही उत्तर प्रदेश में करीब 17 लाख कर्मचारी के आसपास है, शिक्षक मिला के ओके, सब लोग इससे आच्छादित होंगे अगर यूपी में लागू होगी। तो इतने बड़े लाभार्थी का जो वर्ग है वो चाहेगा कि भाई जो ऐलान कर रहा है उसको पूरा करे और उसके साथ वो खड़ा हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव पिछले एक सप्ताह में जितना उन्होंने ऐलान किया है उसमें बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, चाहे आप बिजली 300 यूनिट फ्री ले लीजिए, चाहे आप नौकरियों का ले लीजिए, समाजवादी पेंशन ले लीजिए, और अब पुरानी पेंशन का मामला आ गया। जी वीरेंद्र जी, अखिलेश यादव अपने वादों से लगातार बढ़त बनाने की कोशिश में है। बीजेपी के पास इसका काउंटर क्या है वीरेंद्र जी? बीजेपी अभी अपना कोई घोषणा पत्र नहीं लाई है, ओके, लेकिन बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं केंद्र की और राज्य की, जिसमें इनका जो फ्री जो राशन वाला मामला है ये उस पर सबसे ज़्यादा निर्भर है। ये तेल, नमक और गेहूं, चावल
ये जो बांटे हैं चीनी, ये उम्मीद कर रहे हैं कि भाई ये लाभार्थी हमको वोट देगा। अब उसमें अधिकांश दलित है, पता लगा राशन बीजेपी से लिया, वोट हाथी को दे दिया। ये भी एक खतरा है। अब पता नहीं ये कब पूरा होगा, क्या होगा। बड़ी ऊंची बात कहते हैं आप बीरेंद्र जी। देखिए, कहते हैं कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि भ्रष्टाचार का बढ़ रहा मीटर और कटिया लगाकर जलाते हैं हीटर, और बात करते हैं बड़ी बड़ी बिजली के लिए। ये संभव नहीं है, इतना आसान नहीं है। तो आप और संजय जी जिस डिबेट में हो, झंझट होना तय है। नहीं, ये हम लोगों ने बहुत चुनाव देखे भाई। चुनाव में हम वादे, जनता आंध्र प्रदेश में एक प्रत्याशी था, हम वही चाहेंगे कि यहाँ के प्रत्याशी भी वही करें कि जहाँ जाए एक एक जोड़ी जनता को चप्पल दें कि भाई हम चुनाव में जो वादा कर रहे हैं अगर मुकर जाएं तो जीतने के बाद इस चप्पल से हमको पीटना। ये इससे काफी जो है आंध्र प्रदेश में ये प्रयोग हुआ था, एक प्रत्याशी ने किया था। तो भाई अगर जनता से किए वादे नेता भूल जाए तो जनता की तो भी एक बार सत्ता आने के बाद फिर पुलिस तोड़ाई भी बहुत करती है भाई। जनता यहाँ उल्टा मामला है, सवाल ही नहीं पूछ पाती, जनता नेता से हिम्मत ही नहीं पड़ती, और फिर वो बाद में कह देगा कि अरे अभी देखा जाएगा। जी भाई चुनाव के पहले, चुनाव के बाद की स्थिति अलग अलग होती है। बहरहाल आज साहित्य में सुनिएगा, ये जो नेताओं के ऊपर है, ये जो वादे करते हैं उन पर है कि फसली फुलसाव है और सब क्षणिक बनाव है, स्वार्थ का लगाव है, छलिया चुनाव है, और पार्टी से लाता है और 5 गुना बनाता है, और 5 दिन कमाता है और 5 बरस खाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहनों भाइयों, आज के मसले को लेकर हमने कू ऐप पर एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न ये था कि जनता से पार्टियों ने कई वायदे किए हैं, लेकिन सत्ता मिलने पर क्या सभी वायदे निभाए जाएंगे? तो पब्लिक ओपिनियन हमारे पास कई आई है। तो पहली पब्लिक ओपिनियन है जनार्दन चौहान की। वो लिखते हैं कि नेताओं का काम है वायदे करना और सपने दिखना। नेता जितने वायदे करते हैं वो सब पूरे नहीं होते हैं। धीरज तिवारी लिखते हैं कि वायदे पूरा होना मुश्किल है क्योंकि ईमानदार नेता और पार्टियों में बहुत कम बचे हैं। तो अविनाश सिंह लिखते हैं कि मौजूदा समय में कोई भी पार्टी अपना वायदा पूरा नहीं करती है। मैं सीधा समीर सिंह का रुख करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वो बताएंगे कि इल्ज़ाम ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने वायदों को पूरा नहीं करती है। समीर जी, गो अहेड। ना देखिए ब्रजेश जी, मैंने वही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने से पहले हमने कहा था हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। हमने 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। हमने 1.5 लाख करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य भुगतान किया। हमने बंद शुगर मिलों को चलाया। हमने किसान सम्मान निधि दी। हमने 3 जिले को बिजली नहीं दिया, हमने 75 जिले को बिजली दिया। जो लोग सस्ते बिजली की बात करते हैं, फ्री बिजली की बात करते हैं, उन्हीं लोगों ने सबसे महंगी बिजली खरीदने का वादा और एग्रीमेंट किया है। उत्तर प्रदेश में 11 रुपए का पीपीए किया। रही बात अखिलेश यादव जी के घोषणा की, तो अखिलेश यादव जी रोज झूठ बोलते हैं। रोज घोषणाएं उनकी झूठी और फर्जी होती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था वो किया है। हमने कहा था नौजवानों को रोजगार देंगे, हमने पारदर्शी तरीके से 1.5 लाख नौकरियां दी, 4.5 लाख नौकरियां दी, और 4.5 लाख नौकरियों में एक पैसे भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अभी मैं कर्मचारी नेताओं को सुन रहा था, तिवारी जी और बंधु जी को। ये समाजवादी पार्टी के झूठ में शामिल हो रहे हैं। इनको बचना चाहिए उस झूठ से। भाई, उत्तर प्रदेश में 5वां वेतन आयोग कर्मचारियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में कोई भी एक दिन भी पैसा और तनख्वाह लेट नहीं हुआ। कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह मिली। आप तो ये भी कहते हैं कोई आदमी ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा। दूंगा टाइम, अपनी बारी में रखें। दूसरा जी, कंप्लीट करें अपनी बात। दूसरा, जो अखिलेश यादव भ्रष्टाचार कर रहे थे, नौजवानों के रोजगार को बेच रहे थे, नीलाम कर रहे थे, उस अखिलेश यादव की गोदी में बैठ के ये विश्वास करना कि वो हमको पेंशन देंगे,
ये नाकाफी है और मैं कहूंगा ओके, मैं इनको विजय बंधु जी सतर्क आपको रहना कुछ चाहिए, जवाब देना जागरूक चाहते हैं। रहना चाहिए। मैं और विजय बंधु जी को भारतीय आमंत्रित जनता करता हूं, पार्टी वो ही आपकी भलाई वो कर आपको सकती जवाब देंगे। यस विजय जी बंधु सर, जी, गो अहेड। मैं बीजेपी प्रवक्ता जी से अगर नहीं जानकारी है तो बटोर लें जानकारी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब सांसद गोरखपुर थे तो हमारे पक्ष में पुरानी पेंशन का पत्र लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ। अगर आपके पास नहीं हो तो आप हमसे आप नंबर दे दीजिए, मैं भेज दूंगा। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, उन्होंने पत्र लिखा है समर्थन में, जब सत्ता से बाहर थे पत्र लिखा है कि पुरानी पेंशन और दी जाए? 200 सांसदों ने हमारी पुरानी पेंशन की बहाली, जिसमें बीजेपी के बहुत सारे सांसद हैं जिन्होंने लिखा है, और मुख्यमंत्री जी खुद लिखे हैं 2013 का नहीं, पत्र। बंधु जी, पत्र जी, बंधु पत्र जी, अगर आपके पास नहीं होगा पत्र मैं दे दूंगा। नहीं कह रहा हूं। अगर मैं पत्र ये नहीं कह रहा होगा हूं कि तो आप आपके पास मैं दे दूंगा। अखिलेश यादव की अगर गोदी आपके में पास पत्र पत्र नहीं होगा तो मैं दे आपके दूंगा। बीच में मैंने उनको नहीं बोल दिया, आप विजय समीर जी, बहुत आप सारे विजय लोगों ने बंधु लिखा है, बोलेंगे। बहुत सारे ओनली लोगों विजय ने बंधु, लिखा नो है। समीर जी, डिप्टी प्लीज। सीएम केशव प्रसाद समीर मौर्य जी ने रुक पुरानी जाइए, पेंशन का आप बीच समर्थन में मत किया बोलिए है। समीर जी। इसका मतलब वो भी झूठा था, इसका मतलब वो भी झूठा था। नो समीर जी प्लीज, क्यों झूठा था? नो सिर्फ विजय बंधु बोल। क्यों समीर झूठा जी था? आपके बीच में मैंने नहीं बोलने दिया ना, आप अगर उन्हें बोलने अगर दीजिए। उन्होंने पत्र लिखा तो अखिलेश या तो इसका यादव या ने- इसका नो, मतलब not allowed, इसका मतलब not वो allowed। पत्र झूठा एक था, भी वादा ये तो पूरा आज ओके, झूठा विजय है। बंधु अखिलेश बोलेंगे। यादव ने मैं- एक वादा पूरा विजय बंधु बोलिए आप। मैं कह रहा हूं कि वो पत्र क्या झूठा था, ये इस बात को आप कह दें। और 200 सांसदों को जो पत्र आया जिसमें बीजेपी के बहुत सारे लोगों ने पत्र रखा है, आपको अगर जो तो मुझे नंबर दीजिएगा, मैं सब सेंड कर पर ये दूंगा कह आपको। रहे हैं कि ये योजना गडकरी साहब लागू ने ही लिखा नहीं हो है। सकती है, बहुत ज्यादा भार आएगा। और मैं कह रहा हूं भार की बार बार चर्चा हो रही है। अब अगर बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं, Complete कर जल्दी। जो लोग हमको भार बता रहे हैं वो हाँ। खुद ले रहे हैं। पहली समीर जी चीज। प्लीज वेट, मैं दूंगा, लास्ट में टाइम पहली दूंगा। बात वो खुद ले रहे हैं। दूसरी बात, इस देश के पैरामेट्रिक के लोगों को भी पेंशन नहीं दी जाती है, जो देश के लिए रक्षा कर रहे हैं उनको पेंशन नहीं दी जा रही है। और माननीय किस नैतिकता से पेंशन ले रहे हैं ये भी पूरी देश की जनता देख रही है, और ये बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। अच्छा, नेता पेंशन ले रहे हैं और सैनिकों को पेंशन नहीं है। पूरे हाँ बिल्कुल, पैरामेट्रिक लोगों को नहीं है, उनको बाहर कर दिया गया है। Alright। ये कौन सा राष्ट्रवाद है? हरकिशोर तिवारी जी, समीर सिंह ने कुछ बेसिक क्वेश्चंस खड़े किए हैं और संजय बेचन जी ने भी इस पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा कि आप अखिलेश यादव की गोदी में बैठकर इस तरह का वायदा जो कर रहे हैं ये कैसे पूरा हो पाएगा? पता नहीं चीखने की क्यों बात होती है, लोग चीखते बहुत हैं। कौन? समीर सिंह जी बात चीख रहे थे अभी। नहीं चीखेंगे नहीं आप भाई, अपनी चीख बात के काम नहीं चलेगा ना। आप बात सुनिए ना, आप 4.5 लाख नौकरियों की बात कर रहे हैं। मेरे पास, मैं सरकारी विभागों में हूं ना, यहीं की राजनीति करता हूं ना। 38 विभागों का सूचना का अधिकार रखा हुआ है, जिसमें 17 से लेकर आज तक आपने एक भी भर्ती नहीं की, और 50 से 60% पद रिक्त पड़े हुए हैं। अधीनस्थ चयन आयोग उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आयोग है जो भर्तियां करता है, और उसमें आप देखिए 38,000 भर्तियां उन्होंने की हैं जब से 2018 से लेके आज तक उन्होंने भर्तियां की हैं, जो पिछली सरकारों की हैं और इनकी सरकार की मिला के, जो इतना बड़ा आयोग है। और ये 4.5 लाख की बात करते हैं, पता नहीं कहां से हिसाब देंगे ये, क्यों चिल्लाते हैं भाई इस तरह से बिना बात में? एक रटा गया बयान ले आए हैं आप लोग, रट के बयान ले आते हैं, वही बोलने लगते हैं आप। अरे हम लोगों से ठीक से बोला करो भाई, 4 लाख हम लोग नेता नहीं है, आप लोग नेतागिरी की बात करते हैं हमसे। विभागवार नौकरियां आपको बता दूंगा, बैनरों पे आपने की है। नौकरियां- विभागवार आपको बता दूंगा। आपने नौकरियां ही नहीं दी। पे नकाब हो जाएगा। और अभी हरकिशोर जी बोले आप, आप झूठ बोल रहे हो बैठ के। अरे बेकार की बात करते हैं आप, झूठ बोलते झूठ गलत बोलना बोलते हैं बंद आप। ये कैसी भाषा बोलते हैं आप लोग? आप बीजेपी के झूठ होके बोल रहे हो। ये बीजेपी के लोग कैसी विभाग भाषा बोलते हैं आप? नौकरियां हर एक को बता झूठ बोलते हैं आप, दूंगा। आप स्वयं झूठ बोलना, दूसरा को झूठ बोलने के लिए कहते हैं आप। समाजवादी पार्टी क्या आपको सिखाया गया? यही बीजेपी ने सिखाया आपको? झूठ बोला। यही बीजेपी ने सिखाया आपको क्या? कोई आदमी उस तरह से और बोलते हैं आप नहीं बीजेपी बोला। तू तो ये गलत बात है सर, बोला। आप झूठ पे रुकी नहीं आप है। बीजेपी के है ही नहीं आप कोई। बताइए, आप उत्तर प्रदेश यही के बीजेपी साथ बात कर रहे हो। कोई आदमी ऑक्सीजन नहीं सरकार खरीद दी रही है। दोनों लोग शांत हो जाएं। हरकिशोर जी, एक सेकंड, एक सेकंड। अरे आप झूठा ये बोलते हैं, डिबेट ऐसे नहीं चलेगी। वापस आइए, वापस आइए, रुकिए रुकिए रुकिए। एक सेकंड, आंकड़ा नहीं है। नहीं नहीं, एक बिना आंकड़े के आप सेकंड, बोलते हैं, समीर जी झूठ शांत बोलते होइए। हैं। ओके, हरकिशोर जी आप तसल्ली से अपनी बात रखिए, उत्तेजित मत होइए, बताइए क्या गलत कहना बात चाहते मत बोलिए। हमने कहा कि मेरे पास सारे आंकड़े हैं, और उसमें इन्होंने 38 भागों में कोई भी भर्तियां 2017 के बाद से नहीं की। अधीनस्थ चयन आयोग की मैं बात कर रहा हूं, जहां 2018 के बाद जब जैन इसका बना, अधीनस्थ चयन आयोग बना, उसके बाद से आज तक इन्होंने सिर्फ 38,000 भर्तियां की है। आंकड़े दे रहा हूं मैं। पर ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये घोषणा, ये तो भाई इसकी 4.5 लागू नहीं लाख हो नौकरियों सकती। का हिसाब तो दें, सुन कहने तो से नहीं, थोड़ी हो जाएगा। हम लोग तो सवाल विभागों में ले घुसे हुए हैं। सवाल 50 से 60% पद रिक्त पड़े हुए सारे विभागों के। सवाल तो आपको ले भी लीजिए। जानकारी है, मेरे पास सूचना का एक अधिकार सेकंड सारा है। रुकिए, तसल्ली तसल्ली, तो इस- आराम से, कोई ट्रेन छूटी नहीं जाए, तो मेरा ये कहने का इसमें मतलब गलत है। बोलने एक की सेकंड बात तिवारी नहीं। जी सुनिए सवाल, आराम से एक सवाल लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। सवाल ये है कि बीजेपी का कहना है कि ये पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो सकती, ये एक लफाजी है। जी अब आप जवाब दीजिए। नहीं ये कह रहे हैं लफाजी है, ये नहीं हो सकता। नहीं, मैं तो बराबर डंके की चोट पे कह रहा हूं ना। हम लोगों ने तो काम किया ना, इनकी सरकार में भी काम किया। इनके सारे आईएएस मेरे साथ बैठे हैं।
सारे आईएएसओ ने मेरे साथ काम किया है, इनके 7 आईएएस बैठे हैं, बड़े बड़े सीनियर आईएएस बैठे हैं मेरे साथ में। कौन बैठा आपके हमारे साथ? देखिए मुकुल सिंघल जी बैठे हैं, अनूप चंद पांडे जी बैठे हैं, अवनीश अवस्थी जी बैठे हैं और दीपक त्रिवेदी जी बैठे हैं हमारे साथ। 7 आईएएस बैठे हैं हमारे साथ। तो और फिर उनकी भी पूरी समाधान कमेटी नहीं बनी हुई है। निकला? कमेटी में हम लोग बैठे हैं ना, खुद मैं बैठा हूं उस कमेटी में। 2 महीने हमारी बात हुई है, बहस हुई है, मैंने उनको दिखाया कि ये पेंशन दी जा सकती है। कोई लफाजी थोड़ी बात कर रहा हूं मैं, कागज में सब लिख के इनके सबके एग्रीमेंट हुए हमारे सब। ऑलराइट, आसिफ रिजवी आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। देखिए एक दूसरे को उत्तेजित मत होइए ना, और आराम से तसल्ली से अपनी अपनी बात रखिए। देखिए, मैं केवल भारतीय जनता पार्टी, जो दूसरे आदमी, जब कोई आदमी बोलता है तो ये चिल्लाने लगते हैं, उनको झूठा कहने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अगर आपको सच देखना है तो उत्तर प्रदेश में गंगा में बहती हुई लाशें जिसको कुत्ते नोच रहे थे, और उसके बाद विधान परिषद में इन्होंने कहा कि एक भी आदमी उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा। तो ये इतने बड़े झूठे हैं कि इन्हें विधान परिषद के अंदर झूठ बोला। इन्हें तो विधान परिषद में खड़े होकर, सबसे पहले विधानसभा में खड़े होकर माफ़ी मांगनी चाहिए, विधान परिषद से मांगनी चाहिए, उनके सदस्यों से मांगनी चाहिए और उत्तर प्रदेश की जनता से मांगनी चाहिए कि इतना बड़ा झूठ बोला। जब उत्तर प्रदेश में कोविड से लोग मर रहे थे तब ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे। इन्होंने हर वो सामान जो 350, 450, 700 रुपये मिलना है, सामान हजारों में खरीदा इन्होंने। किस मुंह से ये बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन कमी से कोई आदमी नहीं मरा। ओके, उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन कमी से कोई आदमी नहीं मरा। आप केवल झूठ बोलते हैं। थैंक यू। झूठ बोलना बंद कर दिए। थैंक यू। कहाँ छुपे थे? विदेश घूम रहे थे। कौन? विदेश हमारा में थे। प्रदेश अध्यक्ष, पिकनिक हमारा मना रहे प्रदेश थे। अध्यक्ष कहाँ सड़कों थे पर काम उत्तर कर रहा प्रदेश था। में? अजय कुमार राहुल लल्लू गांधी को और प्रियंका आपने वाड्रा जनता कहाँ की थे? सेवा करने के लिए जेल में भेजा। कहाँ थे? आप लोग बताओ कोविड, ना कहाँ थे? आपने कोविड की झूठी प्रियंका रिपोर्ट बनाई वाड्रा, मुख्यमंत्री राहुल की गांधी। और कोने में जाके बैठ गए। विदेश घूम वो बाहर रहे नहीं थे। निकले। उत्तर कांग्रेस का प्रदेश एक के एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री कोविड में काम कर रहा था और आप फर्जी मुकदमे लेके हम लोग को जेल भेज रहे थे। थैंक यू, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आसिम बकार, बहुत धन्यवाद। आसिम बकार जी को स्क्रीन पे लाया जाए, आसिम बकार जी को स्क्रीन पे लाया आपके जाए। नेता आसिम भाई, विदेश घूम हम रहे लोग थे। कोविड में एक सेकंड, काम thank कर you। रहे थे और आपकी आसिफ- सरकार ने फर्जी मुकदमे आसिफ लेके रिजवी जी, हमारे thank प्रदेश you। अध्यक्ष को जेल भेजा। तसल्ली, क्योंकि वो तसल्ली। कोविड में काम कर रहे आज थे। क्या हो गया, इतनी छुपा उत्तेजना के क्यों बैठे डिबेट हैं। में फैलाई जा रही आप है? मुंह जब मैं छुपा डिबेट के आराम से बैठे चला रहा हूँ तो उत्तर क्यों प्रदेश क्यों की इस तरह का जनता ने झंझट? आपको खारिज ओके, कर आप दिया। बताइए, आसिम कह रहे हैं रिजवी कि साहब, आप इन्हीं मुझे की सरकार ने आसिम फर्जी बकार मुकदमे साहब, लिख के हमारे एक प्रदेश सेकंड। अध्यक्ष को जेल में अरे भेजा। हो गया आसिफ, हो गया, आपने बात रख ली ना, इतनी क्या बेचैनी? आसिम बकार जी, आप मुझे बताइए कि क्या इस तरह की योजनाओं को लागू करने के लिए कोई होमवर्क होना चाहिए, कोई प्लानिंग होनी चाहिए, और ये आरोप प्रत्यारोप नौकरियों को जो लेकर चल रहे हैं, इसमें कितना दम मानते हैं आप? नहीं सर, आज तो मैं समझता हूँ आपके चैनल को जो लोग देख रहे होंगे उनकी आंखें खुल गई। कैसे? मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं 4.5 लाख नौकरियां दी। समीर सिंह यहाँ बैठकर झूठ बोल रहे हैं। सर, शेम शेम शेम। और हरिशंकर तिवारी जी कह रहे हैं कि 2018 से आज तक आपने कुल 38,000 नौकरियां दी हैं। मतलब समीर सिंह जी, आपने झूठ बोलने में, मैं समझता हूँ मोदी जी से ट्रेनिंग ले ली आपने। 4.5 नौकरियां, 4.5 लाख से अधिक, 4.5 लाख से अधिक, लगभग 5 लाख सरकारी नौकरियां दी और 1.5 करोड़ रोजगार दिया। वसीम आप साहब, 2 जीरो लगाना भूल गए आप भैया। कम सुन रहे हो। अरे सुन ले आपकी भैया, कार बंद हो गए। आप 2 जीरो लगाना भूल गए। आसिफ, आसिफ रिजवी, नो प्लीज, आप आसिम बकार की बारी, उनको बोलने दीजिए। आसिम बकार, आप अपनी बात कंप्लीट करिए प्लीज। नहीं सर, देखिए, जो खुद सर्विस क्लास के लोग हैं, जो उन कमेटियों के अध्यक्ष रहे हैं और जो लोग काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपने दी ही नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। आपने तो मोदी जी को पीछे छोड़ दिया सर। आपका रोजगार से क्या लेना देना वसीम क्यों साहब? क्यों नहीं लेना मतलब देना? हमारा मतलब रोजगार से लेना देना नहीं है। रोजगार से क्या लेना देना? कमाल है साहब, आपके वाकई में मान नेता गए तो भाई आपको। भारत को तोड़ना चाहते हैं। वाह 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 वाह, कमाल आपके हो गया नेता साहब, तो कमाल हो अलगाववाद गया। की बात करते हैं। कमाल हो आपके गया नेता साहब, कमाल हो आतंकवाद की बात करते हैं। और आप आपके आतंकवाद नेता तो फैलाते हो। कहते हैं, सर, एक लाइन और आप बोलिए। बिरयानी खाने हटा लो तो पाकिस्तान मैं जाते हो। बताता हूं। सर, एक लाइन और बोल। वसीम हाँ, साहब, बोलिए बोलिए। आपका रोजगार से क्या लेना देना? ओके, समीर जी आपका शुक्रिया, उत्तर समीर जी प्रदेश के धन्यवाद। अमन चैन अपनी का बात आप कंप्लीट बर्बाद करें आप, करने प्लीज। का जनता दिन हंस होगा रही है। यार। हाँ, आप बस बोलिए। बात समझिएगा, आप अगर यहाँ जनता के सामने होते तो आप मुंह छुपा के नहीं, भाग गए नहीं, होते हंस समीर सिंह किस जी। पर रही है? जनता आपको ये दौड़ा तो लेती। उत्तर प्रदेश की जनता क्यों दौड़ा जानती लेती? है। आपको दौड़ा लेती। ओ हैदराबादी मक्कारी भाईजान, की मक्कारी की सारी हदें पार कर दी। भाईजान, उनका रोजगार सर, से बिजली क्या पे बोल दूं लेना कुछ? देना है? सर, बिजली पे बोल दूं हैदराबाद कुछ? भाईजान का आज नहीं, बिजली पर फिर किसी दिन और दिन उनका बात तो करेंगे। सर, बोल दो, सर्वेश बोल दो। सर्वेश उनका मिश्रा जी, पाकिस्तान से थैंक यू लेना थैंक है। यू थैंक यू। सर, संजय उनका बेचन जी से बोलना था मुझे। लेना हाँ, देना पूछ लें तो आप। सालार आप मसूद पूछें, से है। पूछें। समीर संजय साहब, बेचन जी से एक ये बात बताइए, पूछूं। झूठ नो, बोलने आसिफ के लिए प्लीज, सालार मसूद सबकी से आवाज लेना बंद देना। करिए। सिर्फ संजय आसिम बकार, बेचन जी से आसिम बकार को लीजिए। लेना देना। सिर्फ आसिम अरे बकार। समीर भाई, आप देखिए, हम इंजेक्शन बड़ा गहरा लगाते हैं। हाँ, ये तो बहुत है। देर तक तकलीफ करता है, रात में भी करेगा आपके। बहुत मोटा सुई का इंजेक्शन है मेरा। अरे ठीक है, अब संजय बेचन जी, आप ये बताइए
कि आप हरिशंकर तिवारी से बार बार पूछ रहे थे कि झूठ झूठ झूठ, आपकी नजर में बीजेपी वाले सच्चे हैं? मैंने हरिशंकर तिवारी को झूठ नहीं कहा। नहीं, आपसे मैंने पूछ रहा हूँ उनसे बीजेपी ये वाले सच्चे पूछा- आपके लिए? सर्टिफिकेट देंगे। नहीं, बीजेपी वाले मैंने सच्चे उनसे आपके पूछा- लिए? साहब आप मैंने वरिष्ठ उनसे हैं। पूछा ट्रांसपेरेंसी क्या है। अरे सर, आप इतनी देर बोले थे, आपने एक बार भी बीजेपी के झूठ पर बात ही नहीं की। आपने बीजेपी के झूठ पर बोला ही और नहीं। आपके झूठ से क्या मतलब है? क्यों? मुझे आपके झूठ से और बीजेपी के झूठ से क्या मतलब है? दर्द हो गया। बीजेपी के झूठ में आप कुछ बोल ही नहीं दर्द हो गया। रहे। मतलब आप पेट्रोल नहीं, में मैं नहीं बोल आपके रहे हैं, आप झूठ पर गैस नहीं में नहीं बोल बोल रहे हैं, आप रहा। सरसों तेल में नहीं बोल रहे हैं, आप आप नौकरी में नहीं ये बोल असीम रहे हैं। बुखार और हो संजय गया। बेचन जी ही बात करेंगे। ओके, इन दोनों लोग को स्क्रीन पे लाया जाए, आपस में संवाद करके इस मामले को रिजॉल्व करें। संजय बेचन वसीम जी, वसीम बुखार। अगर आप जर्नलिस्ट थे तो आपको दोनों तरफ के झूठ में बोलना चाहिए था। वसीम आपने जी, बड़ी मुझे झूठ खूबसूरती पर से बोलना ही नहीं था। अपने तजुर्बे का वसीम फायदा जी, उठा ओके, हो गया ना। अब आप एक उनको, झूठ का फायदा आप संजय जी को जवाब देने दें। असीम आप भाई, बीजेपी के मुझे झूठ पे बोल असीम नहीं भाई रहे रुक हो जाइए, सर। अब जवाब देने दर्द दीजिए। क्यों हो रहा? बोलिए। बीजेपी ने जो वसीम झूठे जी, वादे किए थे मैं- उस पर बोलेंगे कुछ आप? हाँ, आप जवाब तो देने दोगे। बीजेपी के वसीम जी, झूठे सवाल वादों पर करोगे, बोलिए। जवाब का मौका तो दो। बोलिए सुन लो संजय यार। जी। मैं ये कह रहा हूं कि मैं किसी के झूठ की बात नहीं कर रहा था। मैंने उनसे बहुत संजीदगी से ये पूछा कि आप बताइए कि इस जो ये घोषणा हुई है इसमें ट्रांसपेरेंसी कितनी है? और अरे उतनी उस बात ट्रांसपेरेंसी का- नहीं, उस मैं बात आपसे का वो पूछ रहा जवाब हूँ, जरा नहीं दे सवाल पाए। बीजेपी से तो पूछ लीजिए कि अरे पूरी आप- 5 आप- साल की। अब आपसे पूछ रहा हूँ, आपके पास जानकारी नहीं थी। हरिशंकर तिवारी जी ने कहा 38,000 नौकरियां दी, हरकिशोर 4.5 लाख तिवारी। सरकार बोल रही है, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? बोलिए जरा बीजेपी से। भाई नौकरियों की बात ही नहीं थी, मैं नौकरियों की बात क्यों अरे कर रहा आपने हूं? कोई बात नहीं की, आप आप भी बहुत झूठ बोल अकलमंद रहे हो। आदमी है। तिवारी नहीं, आप ऐसी भाषा में बात ना करें। आप भी झूठ बोल रहे हो। ऐसी भाषा में। अरे आदमी को अकलमंद कहना भी सब गुनाह हो गया क्या? आप भी झूठ बोल रहे हो। आपसे थोड़ा कम हूं भाई साहब। हाँ, आपसे ये थोड़ा आपने कम सही हूं। कहा, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, एक्सेप्टेड। आपसे थोड़ा कम हूं, तभी मैंने आपसे पकड़ थोड़ा लिया कम आपको। हूं जी। लेकिन मैं उस बात का उत्तर देता हूं जो मुझसे अरे पूछी गई आपका थी तो बात। कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों नहीं लेना देना है? आपका तो सालार मसूद और जिन्नत से लेना देना है। अच्छा, आपको भी खाना हजम नहीं होता, ऐसे बातें बोले बगैर ओके, ऑलराइट, सर्वेश मिश्रा को स्क्रीन पे लाया जाए। ओके, सर्वेश, ये वायदे निभाए कैसे समीर भाई, जाएंगे? इंजेक्शन बड़ा इन मोटा वायदों है। को निभाना बड़ा मुश्किल है। बहुत मोटा इंजेक्शन है, बड़ी देर तक दर्द करेगा हाँ आपके। ठीक है, अब आप तो ऐसी भाषा नहीं आप बोलते डॉक्टर हैं थे। क्या? कैसी भाषा बोलते ये हैं आप? वसीम जी डॉक्टर हैं क्या? ऐसी आपके भाषा भी लग शोभा गया नहीं देती सर, डिबेट। आपके भी लग गया, मुझे पता चल गया, आपके भी लग गया। नहीं हो, अरे ऐसी मुझे भाषा आगे शोभा नहीं लगेगा। देती। ऐसी भाषा मैं शोभा नहीं बोलूंगा तो आपकी बोलती बंद हो जाएगी। ऐसी भाषा करिए ना शोभा बंद नहीं आप। देती। ऐसी करिए भाषा बंद, मत मैं तो बोलिए। कह रहा हूँ बंद हो गया। मैं बोलना शुरू करूंगा सर्वेश तो जी आप बोलिए, बोल नहीं प्लीज। पाएंगे। प्लीज सर्वेश जी मैं बोलिए। बोलना शुरू वायदे करूंगा कैसे तो आप पूरे बोल होंगे? नहीं पाएंगे। संजय जी देखिए, प्लीज, संजय जी जाए, आप देखिए, उत्तेजित ना सत्ता में आने हो। के लिए- असीम बकार सत्ता में आपको आने के उकसा लिए रहे हैं, आप पारंपरिक- कृपया सर सत्ता में संयम आने रखें के लिए- सर। ओके, सर्वेश बोलिए आप। देखिए, सत्ता में आने के लिए पारंपरिक राजनीति के लोग, ये 15 लाख रुपए मिलेंगे वाले वादे करने के लोग, बाकी सिद्दीकी जी का एक बहुत अच्छा शेर है, उन्होंने लिखा है, तुझको देखे तेरे वादे देखे जैसे ऊंची दीवार के लंबे साए। और ये वाकई ये बहुत सही लिखा गया है कि ये सरकारें बन जाती हैं और बनने के बाद ये कहती हैं कि वो 15 लाख का तो जुमला था। और इस तरीके से आप देख चुके होंगे कि जब 21वीं सदी में चांद पे प्लॉटिंग करने की बात हो रही है, तभी भी बलिया और गाजीपुर में कच्ची मिट्टी की सड़क नहीं बनी हुई है। तो अगर इन सरकार को वादे पूरे करने होते तो हम आज इस हालात में नहीं खड़े होते। और ये पूरी तरीके से स्पष्ट है कि इंसान को ये झूठे वादों में इन सरकारों ने फंसा रखा है। ना हमें अच्छे स्कूल दिया है, ना अच्छे अस्पताल दिया है, ना अच्छे सड़क दिया है, ना नौकरियां दे रहे हैं। नौकरियां उत्तर प्रदेश की सरकार दिल्ली के होर्डिंग बहुत पोस्टरों पे दे बहुत रही बहुत होती है। शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। 4.5 डिबेट लाख से ओवर, ज्यादा डिबेट नौकरियां दे ओवर। दी हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज उत्तर प्रदेश सरकार की अधिकृत रिपोर्ट ये बताती है कि यूपी में कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तकरीबन 19,000 के आसपास नए केसेस डिटेक्ट हुए हैं और राजधानी लखनऊ में हालात विस्फोटक हैं। तकरीबन 3600 से ज़्यादा नए केसेस सामने आए हैं। कृपया अपना ध्यान रखें, अपने आसपास भी ध्यान रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन ज़रूर करें और बेहद ज़रूरी होने पर ही घरों से निकलें। धन्यवाद, नमस्कार।